हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? इज इट अ फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ? आप खुद को एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि फ्रिक्शन हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि फ्रिक्शन हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन का ऐसा है कि कुछ जगह पे फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह पे ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाता है तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ता है। ओके, तो उसके लिए हम वेरियस मेथड्स यूज़ करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसके लिए यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है जो हमारा मोशन है, वो मोशन को अगर कोई चीज़ अगर रेजिस्ट कर रही है, उसको अपोज कर रही है, तो उसको कहते हैं हम फ्रिक्शन। ओके, तो जनरली आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे के ऊपर अगर रोल हो रही है, ओके, और उसके ऊपर अगर वेवीनेस है, तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। करेक्ट? तो फ्रिक्शन एक पर्टिकुलर वे में होना भी इंपॉर्टेंट है, और एक अगर उसका लिमिट ज़्यादा बढ़ता है तो फ्रिक्शन रिड्यूस करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है फ्रिक्शन, उसका डेफिनेशन, उसके टाइप्स। तो आज हम ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन में। द प्रॉपर्टी ऑफ विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन अ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन। जब मोशन में क्या होता है, अगर ये फ्रिक्शन जो है क्या करेगा, तो जनरली रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो अपोज कर रहा है मतलब क्या कर रहा है कि वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। और ये जो पर्टिकुलर फ्रिक्शन होता है, ये कुछ जगह पे अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह पे अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बेसिक पार्ट मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली अगर हम चल पाते हैं इजीली, लेकिन रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है या फिर बर्फ पड़ी है, तो बर्फ पे आप विदाउट आपके जो स्पाइक्स है, स्पाइक्स वाले शूज़ के बिना हम चल पाएंगे? ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो स्पाइक्स वाले शूज़ यूज़ करते हैं, तो जितना स्पाइक्स अच्छा रहेगा उतना वो ग्रिप करता है और आप रन कर सकते हो, आप भाग सकते हो क्रिकेट खेलने के टाइम, फुटबॉल खेलने के टाइम। ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन के टाइम पे भी क्या होता है, तो हम जो शूज़ यूज़ करते हैं वो कोर्ट के शूज़ डिफरेंट होते हैं, उसका ग्रिप डिफरेंट होता है, और जो सरफेस होता है बैडमिंटन कोर्ट का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रफ होता है कि आप स्लीप ना हो सके। स्लीप होंगे तो क्या होगा, आपको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होता है और आपका परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? तो जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हमने इसके ऊपर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर हमने रखा हुआ है, ठीक है, ओके, तो ये जब तक स्लिप नहीं होगा, ये होल्ड कर रहा है इसको, मैं टिल्ट करने के बाद भी, तो ये क्या है, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसमें एक टर्म आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कब तक, कौन से मोशन तक ये इसको होल्ड करके रखता है, उसका जितना लिमिट रहेगा उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्या होगा, तो बेसिकली जो फ्रिक्शन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव होना स्टार्ट होता है, तो इसको कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो जैसे कि कहीं पे अगर हम बैठे हैं और हम स्लीप नहीं हो रहे, कहीं पे हम खड़े हैं और स्लीप नहीं हो रहे, या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है लेकिन वो फिसल नहीं रहा है, तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है उसका वेट। तो वेट क्या होता है, नीचे जाता है, नीचे वेट जाएगा तो उसके अपोज में आएगा, क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। कोई भी चीज़ का नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, तो उसके वेट के अपोजिट होता है। ये न्यूटन का तीसरा लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर आपका प्रॉपर वे में आ रहा है, ठीक है, तो और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जैसे कि कोई सरफेस रफ होता है, कोई सरफेस कम रफ होता है, ओके, तो ये डिपेंड करता है वो उसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, जो हम म्यू से डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली देखो मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द नॉर्मल रिएक्शन। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है जो अपोजिट होता है। वेट नीचे आ रहा है तो उसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ओके, सो देखो एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना लिमिटिंग फोर्स है उतना नॉर्मल रिएक्शन के साथ वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इसका हटेगा तो वहां पे क्या आने वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि म्यू एस से डिफाइन किया गया है। तो अगर आपको म्यू एस का वैल्यू अगर निकालना है तो म्यू एस का वैल्यू रहेगा म्यू एस इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन एन। एफ एल का मतलब होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन और अपॉन क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन।
यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है कि एक ब्लॉक के ऊपर अगर दूसरा ब्लॉक हमने रखा है और उसके ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर फोर्स क्या है, तो वो मूव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सेकेंड वन इज व्हाट, द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, तो काइनेटिक का मतलब होता है मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी चीज मूविंग है, जैसे कि आपका व्हीकल है, ओके, कार है, तो कार जब मूव करती है तो उसके टायर की ग्रिप और आपका रोड, उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। सो बेसिकली जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसमें इज इक्वल्स टू आएगा म्यू के इंटू एन। सो व्हाट इज अ म्यू के इंटू एन, सो यहाँ पे एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। तो म्यू के है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, के का मीनिंग होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और सेम यहाँ पे भी आएगा एन। आपने देखा होगा कि व्हीकल जनरली स्कीड कब होता है, जब हमारे टायर्स जो होते हैं वो टायर जब घिस जाते हैं, उसके ऊपर एक पतली सी लाइन होती है, वो लाइन तक अगर आपके टायर अगर घिस चुके हैं तो आपको टायर को रिप्लेस करना पड़ता है, बराबर। तो उसके बाद क्या होगा, तो आपके टायर जो है वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होना है तो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है कि नए टायर्स हमें डालने पड़ते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के का वैल्यू कितना आएगा, एफ ऑफ के अपॉन एन। ओके, देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज नथिंग बट व्हाट, रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी चीज अगर एक दूसरे के ऊपर अगर स्लाइड हो रही है, ओके, तो वो स्लाइड वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे कि रोल हो रहा है, जैसे कि हम कार को भी हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन में, टायर और ये जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर अगर रोल हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर क्या होती है रोलर के हिसाब से अगर रोल हो रही है, तो मान लो ये दो रोलर है, ओके, और यहाँ से अगर मैं क्या कर रहा हूँ इसके ऊपर अब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये रोल होगा और आगे आगे बढ़ेगा, तो इसको कहते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। इंडस्ट्रीज में वगैरह इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है रोलिंग फ्रिक्शन का। सो दीज आर नथिंग बट व्हाट, द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी फ्रिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो स्पेसिफिकली जो फ्रिक्शन है उसके हम पहले तो डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ओके, तो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होता है तो हीट जनरेशन होती है, वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, मशीनिंग पार्ट्स खराब हो जाते हैं, बराबर है, और नॉइस होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस जनरेट होता है इससे। तो ये जनरली तीन इसके बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, और जो एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस में क्या इंपॉर्टेंट है कि हम जो है फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमें अगर कोई चीज़ में ग्रिप करना है, जब माउंटेनर क्या होता है कि माउंटेन के ऊपर जब चढ़ता है तो वो टाइम पे क्या होता है उसकी जो ग्रिप होती है, ग्रिप में फ्रिक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें वो क्या यूज़ करता है, तो पाउडर का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। ओके, इसके बाद जो स्केटिंग्स वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको ब्रेक में वगैरह क्या होता है, ब्रेक में भी जनरली हमें फ्रिक्शन का यूज़ करना पड़ता है। हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स जो है उसकी ग्रिप प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, स्किड हो जाएगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लिमिटेड फॉर्म में अगर रहेंगे तो फ्रिक्शन क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और तीसरा एप्लीकेशंस और उसको रिड्यूस करने के मेथड्स। फ्रिक्शन को अगर आपको कम करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। पहले तो सरफेस जो होता है वो डायरेक्टली फिनिशिंग होना चाहिए अच्छे से, या फिर हम लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स आते हैं, तो ये लुब्रिकेशंस में सॉलिड्स भी होता है, उसको हम ग्रीस कहते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्रीस आते हैं, तो वो टेम्परेचर के हिसाब से भी चेंज किया जाता है। इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से फ्रिक्शन जो है उसके एडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा है। ओके, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, तो जनरली हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। तो ऑयल डालने के बाद क्या होता है, इसका फ्रिक्शन रिड्यूस होता है और वो प्रॉपरली मोशन जो है वो मूव करता है। ओके, सो दीज आर नथिंग बट व्हाट, द इम्पॉर्टेंट्स, disadvantages and applications and the method to reduce the frictions और इसके टाइप्स जो हमने आज के लेक्चर्स में देखे हैं। ये देखते हैं न्यूमेरिकल, ओके, ऑन फ्रिक्शन। सो बेसिकली हमने एक न्यूमेरिकल चूज किया हुआ है, फॉर्मूला जनरली काइनेटिक और स्टैटिक का सेम है। सो देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ मास 0.25 kg, ये इसका क्या दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है, एंड अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज, एंड अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज, तो ये दिया है म्यू। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी, तो यूनिट और डायमेंशन क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। फाइंड अ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, तो एफ का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है।
सो देखो गिवन डेटा क्या आएगा, म्यू एस इज इक्वल टू 0.4, एम इज इक्वल टू 0.25 kg टू फाइंड द फोर्स म्यू एस इंटू एन। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा जो हमने लिखा था लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अभी एन क्या होता है, तो एन का मतलब होता है अगर ये फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वेट आपका एम जी, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन आता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ओके, तो मेरी बॉडी क्या कर रही है, मेरे वेट के जितना फोर्स नीचे अप्लाई कर रही है, और मुझे मेरे बॉडी को स्टेबल रखने के लिए अर्थ क्या कर रही है, तो जो नीचे जो फ्लोर है वो फ्लोर क्या कर रहा है, तो मेरे बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है, इसके लिए मैं स्टेबल खड़ा हूँ। ओके, सो सेम कंसेप्ट हर एक चीज पे लगता है। अगर आपको एग्जैक्टली आपके वेट के जितना का नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा तो क्या हो सकता है, तो बेसिकली आपका जो बैलेंस जो है बॉडी का वो प्रॉपर नहीं रह सकता। सो इसके लिए ये आएगा। ओके, तो जितना mg है उतना ही वैल्यू n का रहेगा, इसके लिए वहां पे हमने mg लिख दिया। तो फोर्स क्या है, म्यू एस का वैल्यू है 0.4, इसका m का वैल्यू है 0.25 और g का वैल्यू है 9.8। अभी मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने वोल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, 4 इंटू 10⁻⁻1, 25 इंटू 10⁻², ऐड कर देंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, इंटू 9.8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 10⁻³ 9.8, 200 है तो दो चले गए तो कितना आएगा आंसर, 10⁻1 इंटू 9.8, तो 9.8 है, एफ का वैल्यू आएगा इज इक्वल्स टू 0.98 न्यूटन। क्या आएगा, 0.98 न्यूटन। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज नथिंग बट 0.98। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये जो टॉपिक हमने कवर किया है ये आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।